आज की जो हमारी क्लास है ये फर्स्ट टर्म की हिस्ट्री की लास्ट चैप्टर की क्लास है और इस क्लास के अंदर हम 3 वर्ग के बारे में बात करेंगे। ये चौथा चैप्टर है आपका और कोशिश करेंगे इसको एक ही क्लास में सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्म में हो, चाहे वो आपके 2 मार्क्स में हो, चाहे वो आपके 4 मार्क्स में हो, चाहे वो वैसे तो हिस्ट्री में आप सभी को पता है एमसीक्यू आएंगे या तो 3 मार्क्स का आएगा या 8 मार्क्स का आएगा, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा। लेकिन ये पेपर में 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से और साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा फेमस है जहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो बात करेंगे, ये यूरोप के बारे में पढ़ना है। यूरोप में क्या थे, 3 वर्ग बने हुए थे। आपने हिस्ट्री में फ्रांसीसी समाज पढ़ रखा है 9th क्लास के अंदर, ये कुछ उसी से जुड़ा हुआ चैप्टर है। इसमें भी 3 वर्ग के बारे में हमको पढ़ना है। 3 वर्ग कौन कौन से हैं? तो पहला पादरी वर्ग, दूसरा अभिजात वर्ग और तीसरा कृषक वर्ग या फिर निम्न वर्ग। इसके बारे में हमको पढ़ना है। अब पेपर में क्वेश्चन सबसे पहले 3 वर्ग को लेकर बनेगा क्या? पहला क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पर यही बनेगा कि एक नंबर में आ सकता है, एमसीक्यू में बन सकता है। एमसीक्यू में बन सकता है क्वेश्चन क्या बनेगा, मध्यकालीन युग जो है शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है, किस से किस काल के लिए? तो ध्यान रखना है 5वीं से 15वीं शताब्दी, 5वीं से 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी के लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है। आपको ये याद रखना है और ये कहाँ की, बेसिकली यूरोप के इतिहास की तरफ इशारा करता है। अगला क्वेश्चन आपसे पेपर में बनेगा सामंतवाद को लेकर। अब पेपर में हिंदी में सामंतवाद जरूरी नहीं लिखाएगा, इंग्लिश में भी कई बार लिखा आता है फ्यूडलिज्म क्या है। पेपर में इंग्लिश में भी लिखा आता है फ्यूडलिज्म क्या है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फ्यूडलिज्म भी लिखाएगा तो भी आप समझ जाएंगे ये सामंतवाद की बात। पेपर में क्वेश्चन आएगा आप सभी के, फ्यूडलिज्म क्या है। फ्यूडलिज्म का मतलब आपको हम क्या बोलते हैं, सामंतवाद। इंग्लिश में फ्यूडलिज्म बोलते हैं और हिंदी में सामंतवाद बोलते हैं। तो सामंतवाद ये 1 नंबर में एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। आपसे पहली बात पूछा जाएगा सामंत कौन होते थे। सामंत का मतलब होता था जैसे सबसे ऊपर क्या होते थे, राजा, किंग सबसे ऊपर होते थे। और राजा क्या करता था, अपने नीचे कुछ अधिकारियों को रखता था। किनको? अधिकारियों को। ये इसके सब्जेक्ट्स होते थे, अधिकारी होते थे और इसके नीचे होती थी प्रजा। जैसे मैं एक राजा हूँ तो मैं हो गया फॉर एग्जाम्पल एक इस पूरे क्षेत्र का राजा, तो मैंने अपने यहाँ पर कुछ सेक्टर्स बांट दिए। सेक्टर 26 अलग बांट दिया मैंने, सेक्टर 27 अलग बांट दिया, सेक्टर 28 अलग बांट दिया अपने क्षेत्रों को, सेक्टर 25 अलग बांट दिया मैंने, अलग अलग सेक्टर्स को बांट दिया। और मैंने एक एक पर्सन को नियुक्त कर दिया। जैसे सेक्टर 26 में मैंने क्या कर दिया, आर्यन को नियुक्त कर दिया। सेक्टर 25 में टुक्को को कर दिया। सेक्टर 27 में मैंने सूरज को कर दिया। सेक्टर 28 में मानू को कर दिया और सेक्टर 29 में मैंने शिवा को कर दिया। ठीक है भाई, शिवा को कर दिया। अब आपको अलग अलग सेक्टर दे दिए। वो सेक्टर क्यों दिए, ये बेसिकली मैंने कहा कि आप इस जगह की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। आपको यहाँ से जितना भी टैक्स आना है ना, आप वो लाके मुझे दोगे। आप क्या करोगे, वहां से जितना भी टैक्स जमा होगा वो लाके दोगे। और टैक्स लेने का अधिकार जो है वो आपकी मर्जी, आपके हाथ में जितना मर्जी लो, ज्यादा लो कम लो ये आपकी मर्जी है। पर मुझे तो एक निश्चित, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5% टैक्स चाहिए। 5% टैक्स का मतलब है लोग जितना भी उगा रहे हैं ना उसका 5% मुझे दो, बाकी चाहे तुम 7% लो 10% लो, ये तुम्हारी मर्जी। राजा अपने नीचे ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करता था। ये अधिकारी क्या करते थे, राजा को टैक्स देते थे। किससे? प्रजा से टैक्स इकट्ठा करते थे और ये किसको देते थे, राजा को। दूसरी बात, ये अधिकारी क्योंकि टैक्स इकट्ठा करते थे तो इनके पास में क्या होता थी, अपनी आर्मी रखने का अधिकार था, सेना रख सकते थे। और कभी कभी राजा का युद्ध हो जाता था जैसे दूसरे राजा से, तो उस समय भी ये अधिकारी क्या करते थे, राजा को अपनी सैनिक सेवा देते थे। कभी राजा का जन्मदिन है, त्यौहार है, ओकेजन है, फंक्शंस है, तो ऐसे केस में भी राजा को वो क्या करते थे, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ भेंट दिया करते थे। तो पेपर में सामंतवाद को लेकर क्वेश्चन आता ही आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेसिकली इट शोज, ये क्या करता है, ये शो करता है पॉलिटिकली और सोशली रिलेशन को, कहाँ के, यूरोप के पॉलिटिकल और सोशल रिलेशन को शो करता है। पेपर में बहुत बार आता है फ्यूडलिज्म शब्द यानी सामंत शब्द। जो सामंत शब्द है वो किस भाषा से बना है, किस लैंग्वेज से बना है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो आप बोलेंगे ये फ्यूड शब्द है। देखो, जो सामंतवाद है इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म बोलते हैं। और ये फ्यूडल शब्द से बना है, फ्यूड शब्द से बना है। किससे बना है, फ्यूड शब्द से। और ये फ्यूड शब्द जो है वो किस शब्द का है, ये जर्मन शब्द का है। कहाँ के शब्द का है, जर्मनी के शब्द का। याद रखना आप सभी को, आज से पेपर में आता है कि फ्यूड शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो जर्मनी के शब्द से हुई है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है पीस ऑफ लैंड, जमीन का टुकड़ा। क्या होता है, जमीन का टुकड़ा। और ये ऐसे समाज की तरफ इशारा करता है जो पहले फ्रांस में डेवलप हुआ, फिर इंग्लैंड में, इटली में और फिर धीरे धीरे पूरे यूरोप में हो गया। यानी ऐसा सिस्टम, पहले राजा और उसके नीचे कुछ अधिकारी, ये पहले सबसे पहले कहाँ पर डेवलप हुआ था, फ्रांस में, फिर इंग्लैंड में डेवलप हुआ और धीरे धीरे फिर
और जगहों पे भी क्या होने लगा, डेवलप होने लगा। मैंने आपको बताया इसमें क्या करता था कि भाई सामंत क्या करता था, बेसिकली टैक्स इकट्ठा करने की उसकी जिम्मेदारी होती थी, और वो टैक्स इकट्ठा करने के लिए अपने सैनिक भी रख सकता था। अब सीधी सी बात है, तुम किसी से टैक्स मांगने जाओगे तो तुम्हें ऐसे थोड़ी टैक्स दे देगा, तुम्हारे पास सैनिक होनी चाहिए, दबंग होने चाहिए तुम उस जगह के, तब तो बंदे लोग तुमको टैक्स देंगे, ऐसे थोड़ी दे देंगे। तुम बोलोगे हफ्ता वसूलो, हफ्ता दो भाई, हफ्ता वसूलने गए तुम कहीं पर, फिल्मों में देखा होगा ना पुराने जमाने में, तो हफ्ता कौन वसूलता है, तुम ईमानदारी से बताओ, जो दबंग बंदा होता है उस जगह का, कि भाई तुम्हें वहाँ पर रहना है तो तुम्हें हफ्ता देना पड़ेगा, हफ्ते में कुछ ना कुछ उनको पैसे देना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ इनकम आपको देनी पड़ेगी। क्लियर है, ये आपसे पेपर में बार बार आता है। तो कृषक अपने खेतों में, कृषक किसान जो थे वो टैक्स देते थे। टैक्स दो रूप से दे सकते थे, या तो अपनी जो भी इनकम हो रही है उनकी, जो भी इनकम हो रही है, जो भी उनकी उपज हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, एक तो उससे दे सकते थे, पहली चीज। दूसरा क्या करते थे कि जो भी राजा के अधिकारी थे उनको लॉर्ड कहते थे, ये ध्यान रखना है, राजा के जो अधिकारी उनको क्या कहते थे, वो उनके खेतों में जाकर भी काम कर सकते थे। और तीसरी बात मैंने बताया था कि लॉर्ड को न्यायिक अधिकार भी थे, वो अपनी आर्मी भी रख सकती थी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सामंत था, तो ये जितनी जमीन होगी ना, जितनी भी जमीन, ये सबकी किसकी मानी जाएगी, राजा की मानी जाएगी। किसकी जमीन मानी जाएगी, राजा की। अब राजा तो खुद खेती करने जाएगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा राजा था, राजा ने अपने नीचे क्या नियुक्त कर दिया, अधिकारी। अधिकारी को ही मैं क्या कह रहा हूँ, लॉर्ड या सामंत, लॉर्ड या सामंत, ध्यान से सुनो मेरी बात, इन अधिकारी को ही लॉर्ड या सामंत कह रहे हैं। अब राजा ने इनको जमीन दे दी, राजा ने इनको क्या कर दी, अब ये तो खुद तो खेती करेंगे नहीं, तो अपने नीचे रखते थे ये कृषक, पीजेंट, किसान। और ये पीजेंट क्या करते थे, इनकी जमीनों पर भी खेती करते थे, और कुछ कई बार किसान अपनी जमीन पे भी रखते थे। तो इस तरीके से इनको जो भी टैक्स मिलता था वो टैक्स किसको जमा करते थे, आगे जमा। ठीक है भाई, आपसे पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो आपसे क्वेश्चन आए तो आ जाएगा, आप ध्यान रखना। अच्छा, एक और आपसे पूछा जाता है, कुस्तुनतुनिया, ये एक जगह का नाम है, कुस्तुनतुनिया में रहने वाले पूर्व चर्च के जो है प्रधान के भी बाइजेटाइन सम्राट के साथ संबंध थे। कुस्तुनतुनिया एक जगह का नाम है, बाइजेटाइन जो है वो एक साम्राज्य है, ईसाई साम्राज्य है, और इन दोनों के रिलेशन थे आपस में। कुस्तुनतुनिया के जो चर्च के अधिकारी थे और जो बाइजेटाइन साम्राज्य के चर्च के अधिकारी थे, वो दोनों आपस में रिलेशन थे, को रिलेशन थे। जैसे फॉर एग्जांपल आज के जमाने में तुम देखते हो सेंट के बड़े बड़े स्कूल होते हैं, सेंट जेवियर हो गया, सेंट एंजल्स हो गया, सेंट थॉमस हो गया, क्वीन मैरी हो गई, सेंट के स्कूल होते हैं, ईसाइयों के स्कूल होते हैं। और जो ये स्कूल होते हैं ना सेंट के, इनमें जो प्रिंसिपल होते हैं ज्यादातर वो इनके फादर बनते, फादर बोले जाते हैं उनको, और ये चर्च के अधिकारी होते हैं ज्यादातर। और ये ऐसा नहीं कि इंडिया में ही है, ये इंडिया के बाहर भी जाते हैं, दूसरे देशों में भी जाते हैं, उनके दूसरे देशों से भी क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं धर्म की वजह से। ठीक है, तो ऐसे ही बता रहे हैं कुस्तुनतुनिया और बाइजेटाइन के क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, जर्मनी की कई सारी जातियां थी, जिसमें मैंने आपको बताया जर्मनी की जातियों में गॉल, फ्रैंक, है ना, एल्माइन। तो ध्यान रखना है, फ्रैंक, जो फ्रैंक लोग हैं वो जर्मनी से अलग हो गए, और इन्होंने ही फ्रेंच बना दिया। क्या बना दिया, और फ्रेंच से ही क्या एक देश बन गया जिसका नाम रख दिया फ्रांस। ये याद रखना है। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ ले कि फ्रांस देश जो है वो किस जाति की वजह से बना है, तो फ्रैंक जाति की से बना है, और ये फ्रैंक जाति कहाँ की थी, जर्मनी की। ये भी याद रखना है, पेपर में आता है। एक शब्द आता है पेरिश, पेरिश, पेरिश का मतलब होता है पवित्र। क्या होता है, फ्रांस के अंदर कुछ पवित्र स्थान पर बड़े बड़े चर्च बनाए गए, उसे पेरिश कहा गया। और वर्तमान समय में जो पेरिस है वो फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, फ्रांस में ही कुछ पवित्र स्थान थे जहां पर बड़े बड़े चर्च बने। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो, अयोध्या में अब इतना भव्य राम मंदिर बना है, बनाए कि नहीं बनाए, तो वो अपने, वो बेसिकली पवित्र जगह हो या ना हो, लेकिन धर्म की वजह से वो धीरे धीरे पवित्र बन जाएगा, बन जाएगा नहीं कि क्योंकि वो क्या है, बड़ा मंदिर बना है वहां पर। ठीक उसी तरीके से जो पेरिस था वो बड़े बड़े चर्च बने, और वो फ्रांस में धीरे धीरे पवित्र जगहों के लिए वो फेमस हो गया। उसको क्या कहते हैं, याद रखना है आप सभी को, पेरिस कहा जाता है। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होगा जिसका नाम है तीन वर्ग। फ्रांस में तीन वर्ग थे। कितने वर्ग थे, तीन वर्ग थे। पहला वर्ग जो था वो क्या था, धार्मिक वर्ग, जिसे अभिजात, जिसे पादरी वर्ग कहा जाता था। ये धार्मिक था, रिलीजियस था, धार्मिक क्लास था, रिलीजियस क्लास था, जिसे पादरी वर्ग बोलते थे। दूसरे नंबर पे आता है आपका अभिजात वर्ग।
ये थे शासन संभालते थे, सुरक्षा करते थे, राजपाट करते थे। इसमें सैनिक भी आते थे, अधिकारी भी आते थे और राजा भी आते थे। और तीसरे नंबर पे आते थे कृषक वर्ग या फिर निम्न वर्ग। निम्न वर्ग का मतलब है लोअर क्लास, जिसमें मजदूर भी आ जाएंगे, आपके लेबर वगैरह भी आ जाएंगे। पूरा का पूरा जो यूरोपियन समाज था वो 3 वर्गों में बांटा हुआ था। ठीक है, पहला वर्ग क्या करता था? प्रार्थना यानी रिलीजियस, प्रे करने का काम करता था। दूसरा वर्ग क्या करता था? देखो, शासन सुरक्षा यानी युद्ध लड़ते थे। और जो बाकी बच गए वो समाज की सेवा करते थे, थर्ड थर्ड क्लास में आते थे। पहला वर्ग पादरी, दूसरा अभिजात वर्ग और तीसरा कृषक वर्ग। ठीक है भाई, 3 वर्ग कौन कौन से थे? आपसे पेपर में आ जाए तो 3 वर्ग ये थे। आपसे एमसीक्यू में भी आ सकता है 3 वर्ग में कौन नहीं आता था, तो इसमें आ जाएगा नाइट वर्ग। नाइट वर्ग 3 वर्ग में नहीं आता। अभी नाइट वर्ग के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो कंफ्यूज मत होना, डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, 3 वर्ग कौन कौन से समझ में आ गया? तीनों वर्ग के काम क्या है? पादरी वर्ग धार्मिक काम करेगा, प्रार्थना वगैरह। अभिजात वर्ग सुरक्षा, लड़ाई झगड़ा करेगा, सुरक्षा करेगा। और कृषक वर्ग क्या करेगा? समाज की सेवा करेगा। क्लियर है? अगला एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आबे के बारे में। आबे पूछा जाएगा किस भाषा से लिया गया है, तो ये सीरिया भाषा के अबा शब्द से लिया गया है। सीरिया भाषा के किससे लिया गया है? अबा शब्द से लिया गया है। और इसका मतलब क्या होता है? पिता। अब आपने देखा होगा सीरिया एक मुस्लिम लैंग्वेज है, उसमें ए बी, अब्बा, अबा, मुस्लिम लोग जो है अपने पिता को अब्बा बोलते हैं। तो ये जो आबे है, वो आबे शब्द जो है वो सीरिया भाषा के अबा शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? पिता। समझ गए मेरी बात? ये पेपर में आता है। अब डिटेल से पहले बताया गया है अभिजात वर्ग के बारे में। अभिजात वर्ग कौन थे? अभिजात वर्ग अभी हमने पढ़ा कि इसमें ज्यादातर या तो सैनिक आएंगे, अधिकारी आएंगे, राजा आएंगे, यही आते हैं ज्यादातर। अब 1 नंबर में बहुत बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, वैसलेज क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में आया हुआ सवाल है, वैसलेज क्या है? तो वैसलेज एक प्रथा है। वैसलेज क्या है? एक प्रथा है। आप पहला पॉइंट ये लिखोगे, वैसलेज, आपसे पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज वैसलेज, वैसलेज क्या है? तो आप सीधा क्या बोलोगे? वैसलेज इज द ट्रेडिशन। वैसलेज क्या? एक प्रथा है। और इसमें क्या करेंगे? फ्रांस के शासक लोगों का जुड़ाव एक प्रथा के कारण जुड़ाव था। फ्रांस के जो राजा थे वो वैसलेज नाम की प्रथा से जुड़े थे। आप दूसरा पॉइंट बनाओगे, वैसलेज क्या है? शासकों की एक प्रथा है। दूसरे पॉइंट में हमने ये लिखा कि फ्रांस के जो शासक हैं वो वैसलेज नामक प्रथा से जुड़े थे। दूसरा पॉइंट हमने ये लिखा, जिसे वैसलेज कहते हैं। और ये बेसिकली मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जर्मनी जो लोग थे, जर्मनी की कई जातियां थी, जिसमें फ्रैंक, गोथ, एल्माइन। फ्रैंक लोग जो थे, फ्रैंक जो लोग थे वो जर्मनी से थोड़े से अलग होकर रहने लगे थे। फ्रैंक लोग जर्मनी से क्या होने लगे थे? जर्मनी ही थे, लेकिन उन्हीं में से ही अलग हो गए, अलग होकर रहने लगे। और इनका जुड़ाव किससे है? जर्मनी से, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? इस प्रथा में जर्मनी लोग मूल लोगों से फ्रैंक लोगों में से एक थे, और वो उन्हीं रूप से विद्यमान थे। और ये अभिजात वर्ग के अधीन होते थे। ये किसके अधीन होते थे? अभिजात वर्ग के अधीन ही होते थे। कृषक लोग इनकी जमीनों पर काम करते थे, क्योंकि ये तो राजा थे, सैनिक अधिकारी थे, सैनिक थे। सैनिक का काम सुरक्षा करना है, सैनिक का काम युद्ध अभ्यास करना है, सैनिक का काम युद्ध लड़ना है, राजा का काम शासन संभालना है, अधिकारियों का काम राजा को सलाह देना है, खेती बाड़ी करना नहीं। इसीलिए उनकी जमीनों पर खेती कौन करते थे? किसान करते थे, कृषक करते थे। ठीक है भाई, आगे बात समझ में? अब पेपर में बहुत बार एमसीक्यू में आया है सेन्योर शब्द, देखो लिखा हुआ है सेन्योर। हिंदी में भी सेन्योर लिखा जाता है, देखो ये लिखा है सेन्योर। इंग्लिश में तो ऐसे लिखा है, सेन्योर ही लिखा हुआ है। सेन्योर क्या है? क्वेश्चन सिंपल बनेगा, सेन्योर क्या है? तो सेन्योर का मतलब होता है स्वामी। सेन्योर का मतलब क्या होता है? स्वामी। सेन्योर का मतलब क्या होता है? स्वामी, ध्यान रखना है। और ये एक इंग्लिश भाषा में सीनियर शब्द से बना है। इंग्लिश भाषा में किस शब्द से बना है? सीनियर शब्द से बना है। तो ये दो, ये हद मार के आपसे कितने नंबर में पूछा जा सकता है? एमसीक्यू में पूछा जाता है, आपसे डायरेक्टली पूछेगा, जैसे कि सेन्योर शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है? इंग्लिश भाषा का शब्द है। दूसरी बात, किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? इंग्लिश भाषा के सीनियर शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है स्वामी। यानी वो व्यक्ति, वो व्यक्ति जो क्या होता था? जमीन का स्वामी होता था। जमीन का क्या होता था? जमीन का स्वामी का मतलब है जमीन का मालिक। और ये जमीन का मालिक कौन होता था? राजा होता था। राजा क्या करता था? इन जमीन को अपने लोगों में या अपने अधिकारियों में बंटवाया करता था।
उन अधिकारियों को इसलिए बंटवाता था कि आपके काम है यहाँ से टैक्स जमा करवाना और लोगों को काम देना। देखो सेन्योर भी वही है, लॉर्ड भी वही है। लॉर्ड का मतलब क्या होता है? लॉर्ड का शाब्दिक अर्थ होता है रोटी देने वाला। आपसे पेपर में पूछेगा लॉर्ड का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? रोटी देने वाला। लॉर्ड का मतलब क्या होता है? रोटी देने वाला। माई लॉर्ड, आपने शब्द सुना होगा लॉर्ड। तो लॉर्ड क्या करता है? लोगों को रोटी देता है। कैसे रोटी देता है? लॉर्ड के पास जमीन है और जिन लोगों के पास क्या है, जमीन नहीं है, उन लोगों को क्या करता है? जमीन देता है खेती करने के लिए। वो लोग उस जमीन पे खेती बाड़ी करते हैं जिससे अनाज उगता है और इस तरीके से लॉर्ड उनको के लिए क्या बन जाता है? किसानों के लिए रोटी देने वाला। समझ में आ गई मेरी बात की नहीं आ गई? ये एक नंबर के क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब शुरू होगी। अब भाई आपने एक बात देख लिया, लॉर्ड या फिर जो भी सामंत है, जो भी सैनिक अधिकारी हैं, जो अभिजात वर्ग के अंदर आते हैं, वो खुद तो खेती बाड़ी करते नहीं। वो खेती बाड़ी किससे कराते हैं? किसानों से। किसान दो तरीके होते थे। किसान कितने तरीके के होते थे? किसान यानी कृषक, पीजेंट, दो तरीके के होते थे। एक होते थे स्वतंत्र किसान, यानी जो खुद की जमीन पर खेती करते थे। एक होते थे दास, स्लेव, जो दूसरों की जमीन पर क्या करते थे? खेती करते। उनकी खुद की जमीन नहीं थी, इसीलिए वो किसकी जमीन पे खेती करते थे? किसान राजाओं की, लॉर्ड की, अभिजात वर्ग की, उनकी जमीनों पर खेती करते थे। उनकी खुद की जमीनें नहीं थी, इसीलिए वो उनके हिसाब से ही चलते थे। उनके हिसाब से चलते थे। उन्हें पहली बात तो शपथ दिलाई जाती थी कि तुम निष्ठावान रहोगे। लॉर्ड को भी शपथ दिलाई जाती थी राजा से कि तुम राजा से दगाबाजी नहीं करोगे, राजा को धोखा नहीं दोगे। तुम खुद के अपने सैनिक रखते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि राजा को ही विद्रोह कर दो, राजा के खिलाफ हो जाओ और कह दो मैं तो तुम्हें टैक्स नहीं दूंगा, ये जमीन मेरी है। राजा ने जमीन तुम्हें क्यों दी है? टैक्स इकट्ठा करने के लिए। कल को ऐसा भी होता था, कई कई लॉर्ड नो बहुत ताकतवर हो जाते थे और बहुत ताकतवर होने के बाद वो क्या करते थे? राजाओं को जमीन देते ही नहीं थे। वो कहते थे ना तो टैक्स देंगे ना जमीन देंगे, ये हमारी है, अगर हिम्मत है तो लड़ो तो ले लो, बोल देते थे सिर्फ। अभिजात वर्ग के जो लोग थे, देखो इसमें बताया गया है एक आधिकारिक पत्र इसीलिए उनसे साइन करवाया था, तो कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कल को तुम नहीं कहोगे, ठीक है भाई? अच्छा, वो क्या होते थे? एक तरीके से जब राजा उन्हें कॉन्ट्रैक्ट लिख के दे देता था तो वो अपनी जमीन के मालिक हो जाते थे। वो किसानों से खेती करवा सकते थे, अपनी मर्जी से टैक्स इकट्ठा करवा सकते थे जितनी मर्जी, बस राजा को एक फिक्स अमाउंट देना था, बाकी जितना मर्जी चाहे वो तो वो अपना टैक्स ले सकते थे। उनके पास उनके बड़े बड़े घर होते थे, बड़े बड़े खेत होते थे, सीधी बात है बहुत जमीन मिलती थी। उनके बड़े बड़े चरगाह होते थे, ठीक है? और आपसे पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन भी आता है। अभी मैंने आपको एक पेपर दिखाया था थोड़ी देर पहले, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था मैनर किसे कहते हैं। तो अभिजात वर्ग या लॉर्ड की बड़ी बड़ी जो जागीर होती थी, अभिजात वर्ग या लॉर्ड की जो बड़ी बड़ी जागीर होती थी, जागीर का मतलब उनकी जमीन, उनकी जायदाद, उनकी संपत्ति, उनकी प्रॉपर्टीज, ये क्या कहलाती थी? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉर्ड, वी कैन से मैनर। क्या कहलाता था? मैनर। और इन जमीनों पे कौन 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 जोतता था? कौन खेती करता था? किसान खेती करते थे। अब इनके पास इतना अधिकार था कि कल को अगर लॉर्ड का पंगा हो जाए, युद्ध हो जाए, तो किसान क्या करते थे? एक तो उनकी जमीन पे खेती करते थे, दूसरा युद्ध के समय में पैदल सैनिक के रूप में भी किसानों को क्या करना पड़ता था? काम करना, क्योंकि उनके पास खुद की जमीन नहीं थी तो वो उनकी जमीनों पर क्या करते थे? काम करते थे। अब यहाँ पर बताया गया है मैनर। मैनर क्या था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, लॉर्ड की जागीर। लॉर्ड का अपना भवन होता था। भवन का मतलब कोठी, बंगला, बहुत बड़े बड़े होते थे। लॉर्ड के बड़े बड़े बंगले होते थे, इतने बड़े बड़े होते थे कि वह गांव पर पूरा नियंत्रण रखते थे। और कितने गांव पे? कुछ लॉर्ड तो कई गांव के मालिक होते थे। छोटे मोटे जो लॉर्ड होते थे ना, छोटे मोटे 12-13 गांव होते थे उनके पास भी दर्जन भर। और जो बड़े बड़े लॉर्ड होते थे उनके पास, जो बड़े बड़े होते थे उनके पास में बड़े बड़े गांव, मतलब बड़े बड़े क्षेत्र होते थे, 50-60 भी हो सकते थे, और एक गांव के अंदर लगभग 50-60 परिवार रहते थे, इसमें बताया गया। जो ये राजा यानी लॉर्ड जो था, इसकी जो मैनर, इसके भवन जो होते थे, इसके भवन में सब कुछ होता था, सारी सुविधाएं। इसके भवन में फार्म हाउस भी होता था, इनका खेत भी होता था, इन्हें किसी भी चीज की जरूरत के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता था। जो मजदूर होते थे उनके खेतों में आके काम करते थे, बढ़ई, लोहार, ये सारे के सारे लोग वहां पर आते थे, खुद राजमिस्त्री वगैरह सब आते थे वहां पर। इतने बड़े बड़े, आज के जमाने में जो लोगों के महल नहीं होते उससे भी बड़े बड़े महल होते थे। तो जो सोचो ना, उनके इतने बड़े जमीन होते थे, उनके वहीं पर खेत है, वहीं पर ही मजदूर आते हैं, वहीं पर ही काम करने के लिए।
अब इसमें बताया गया है भाई किसान क्या करते थे, इनकी जमीन पे काम करते थे। अब आप देख रहे हो जो लोहार हो गए, बढ़ई हो गए, मिस्त्री हो गए, या जो अन्य मरम्मत करने वाले लोग हैं वो भी आते थे वहां पर। बच्चे क्या करते थे, बच्चे जो किसानों के बच्चे होते थे वो लॉर्ड के लिए शराब तैयार करते थे, बियर तैयार करते थे, और मोमबत्ती वगैरह भी तैयार करते थे, क्योंकि तुमको पता है पहले ज़माने में लाइट तो जलती नहीं थी, तो मोमबत्ती जलाई जाती है ईसाइयों के समाज में। आज भी चर्च में जाओगे आज भी मोमबत्ती जलाई जाती है। ईसाई समाज में मोमबत्ती का बड़ा ही महत्व है। तो एक तो क्या करते थे, वो शराब बनाते थे लॉर्ड के लिए, दूसरा क्या करते थे, उनके मोमबत्ती वगैरह बनाने का काम करते थे। इसके अलावा लॉर्ड के पास इतनी ज़मीन होती थी कि उनके खेत होते थे, खेत के अलावा चरगाह, ग्रास लैंड होते थे, उन ग्रास लैंड पे उनके एनिमल्स जो थे, घोड़े वगैरह करते थे। इनके साथ ही साथ जो जो इनके महल होते थे उन्हें चारों तरफ से किले बंदोबस्त किया जाता था। इन्हें ये नहीं देख रहे हो इतने बड़ा महल, इनके यहाँ पर बंजर जमीन भी होती थी, सड़कें भी होती थी, चरगाह भी होते थे, पतझड़ के बगीचे होते थे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इनके यहाँ पर हुआ करती थी। इनके चर्च भी होते थे, पूरा का पूरा मोहल्ला बसा रखा था इन्होंने। ठीक है भाई। अब यहाँ पर एक और चीज निकल के आएगी। पहले मैंने क्या बताया, राजा, राजा के ठीक नीचे क्या बताया मैंने, अधिकारी। इन अधिकारियों को ही क्या कहा गया है, सामंत या फिर लॉर्ड, इन्हीं को कहा गया है। अब क्या हुआ कि 13वीं शताब्दी में ना बहुत ज्यादा युद्ध होने लगे। 9वीं से 13वीं शताब्दी में, 9वीं से 13 सेंचुरी के बीच में बहुत ज्यादा क्या होने लगे, लड़ाई होने लगे, युद्ध होने लगे। अब भाई ज्यादा लड़ाई होगी तो क्या होगा, ज्यादा सुरक्षा की व्यवस्था। तो दो काम किए लॉर्ड ने, एक तो दुर्ग बना दिए, फोर्ट बना दिए। फोर्ट समझते हो, फोर्ट का मतलब होता है किले। जो इनके भवन थे ना उसके चारों तरफ इन्होंने दीवार खड़ी करवा दी, जैसे स्कूल के चारों तरफ आपके दीवार होती है, इन्होंने दीवार खड़ी करवा दी। और दीवार क्यों खड़ी करवाई इन्होंने, ताकि बाहर का हमला हो ना सके। जब कोई हमला करने की कोशिश करे, जब कोई चढ़ने की कोशिश करे, तो उसे चाहे तलवार से, पत्थर से, भाले से, कैसे भी मार दें। ठीक है, अगर खुला रहेगा तो क्या होगा, भगते भगते हजारों सैनिक आ जाएंगे। और दीवार होगी तो क्या होगी, जो उस पर चढ़ेगा, जो उसको क्रॉस करेगा वही तो। और लेकिन ऐसा नहीं कि दीवार ऐसी नॉर्मल लोकल सी दीवार बना दी, दीवार तोड़ नहीं सकते थे भाई, इतनी तगड़ी दीवार बना दी। अंबुजा सीमेंट से भी तगड़ी बनी होती थी। ठीक है, ये मत सोचना। तो पहली बात तो इन्होंने क्या किया, एक तो दुर्ग बनवा दिए, और दूसरा एक नाइट वर्ग का उदय होता है। नाइट यहाँ पर KNIGST है। इस नाइट का मतलब होता है घुड़सवार। अगर आपने चेस खेला हो तो जो घोड़ा होता है उसे नाइट कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये घुड़सवार होते थे, जो 9वीं शताब्दी में हमने देखा बहुत ज्यादा युद्ध होने लगे। और युद्ध की वजह से भाई सीधी सी बात है, भाई युद्ध क्यों होते हैं, युद्ध होने का रीजन क्या है, युद्ध होने का पता है एकमात्र रीजन होता है, पहले जमाने में एक ही होता था युद्ध होने का रीजन, कि तुम राजा और मैं राजा हूं। तुम चाहते हो कि भाई मेरा क्षेत्र जो है ना वो बढ़ जाए, इसके लिए इस पड़ोसी देश पे हमला कर देते थे। पहले जमाने में युद्ध इसलिए होते थे बेमतलब के। आज के जमाने में तो युद्ध इसलिए होते हैं, जैसे ये भारत है, ये पाकिस्तान है दूसरी तरफ। तो भारत पाकिस्तान का युद्ध कब होगा, जब पाकिस्तान घुसने की कोशिश करेगा तो भारत रोकेगा, या भारत रोकने की कोशिश करेगा तो यहाँ हमारे यहाँ पर बाउंड्री बन गई है कि भाई ये तेरा ऐसा, ये मेरा ऐसा, तू इधर नहीं जाएगा, मैं इधर नहीं जाऊंगा। लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। पहले जमाने में अगर जैसे फसल अच्छी नहीं हुई, नुकसान हो गया, तो भी एक राजा दूसरे पे क्या करता था, हमला कर देता। पहले जमाने में ऐसा भी होता था, बेमतलब की लड़ाई भी हो जाती थी। तो युद्ध पहले बहुत होते थे, इसीलिए इन्होंने क्या किया, ज्यादा युद्ध होने की वजह से इन्होंने क्या किया कि एक नया क्लास बना लिया जिसे नाइट्स कहा गया। और ये कुशल घुड़सवार थे। घुड़सवार का मतलब ऐसे सैनिक जो घोड़े पे सवार होकर युद्ध करेंगे। घोड़े पे सवार होकर युद्ध करेंगे तो भाई गति कैसी होगी उनकी, पैदल से तेज होगी। और गति तेज होने की वजह से वो बहुत तेजी से हमला करते थे, दूर से ही हमला कर देते थे। और वो क्योंकि घोड़े पे टुकड़ुक टुकड़ुक करते हुए आते थे, तो उन पर निशाना साधना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। अभी निशाना साध रहे हैं वहां पर, पता लगा निशाना साध, जब तक हम अपना तीर खींच रहे हैं उस पर चलाने के लिए, तब तक उस जगह से उसकी पोजीशन चेंज हो गई। पहले वो यहाँ था, भागते भागते अब यहाँ आ गया, फिर निशाना लगाया, फिर यहाँ था, भागते भागते यहाँ आ गया। हम बार बार निशाना लगा रहे हैं, इतने देर में माथे में उसने तीर ही मार दिया, क्योंकि हम तो एक ही जगह खड़े होकर निशाना लगा रहे हैं ना। पोजीशन उसकी चेंज हो रही है, हमारी थोड़ी चेंज हो रही है। तो इस वजह से जो कुशल सेना जो थी, अश्व सेना, इन्होंने डेवलप कर ली। और ये जो अश्व सेना थी, जिनके पास जितने ज्यादा घुड़सवार होते थे वो उतना ही ज्यादा क्या होता था, ताकतवर होता था। आगे बात समझ में, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अभी मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि
राजा अपने नीचे कुछ अधिकारी रखता था जिन्हें लॉर्ड या सामंत कहा जाता था, और इन लॉर्ड और सामंत ने भी अपने नीचे क्या रखा, लॉर्ड और सामंत ने नाइट को रखना शुरू कर दिया। और नाइट के नीचे ये जो नाइट था, ये बेसिकली मैंने आपको बताया था सामंत जो थे अपने सैनिक भी रख सकते थे, अभी बताया था, तो ये अपने सैनिक ही रखे। पहले क्या होते थे, पहले जमाने में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पहले सैनिक पता है कैसे होते थे, किसानी सैनिक है, जरूरत पड़ने पे किसानी क्या बन जाते थे, सैनिक। लेकिन जब युद्ध ज्यादा होने लगे तो भाई तुम युद्ध ज्यादा होंगे तो ज्यादातर सैनिक का काम होगा, तो खेती बाड़ी कौन करेगा, इसीलिए इन्होंने क्या किया, किसान अलग कर दिए और सैनिक अलग कर दिए, और सैनिक में भी इन्होंने एक खास वर्ग बनाया जिसे क्या कहा गया, नाइट। जैसे राजा इनको जमीन का टुकड़ा देता था, कहता था कि मुझे नहीं पता, मुझे टैक्स चाहिए, आप कितना भी टैक्स वसूलो, आई डोंट केयर। ऐसे ही सामंत क्या करते थे, वो नाइट को रखते थे अपने नीचे, कहते थे आई डोंट केयर, आप जितना भी टैक्स वसूलो लेकिन मुझे टैक्स चाहिए। ठीक है, तो नाइट भी देखो लिखा भी हुआ है आपकी बुक के अंदर डायरेक्टली, वे लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध रखते थे, लॉर्ड जिस तरीके से राजा से संबंध रखता था। लॉर्ड ने नाइट को भूमि का टुकड़ा दिया था, जिसे फीफ कहते हैं, पेपर में बहुत बार आया हुआ है, व्हाट इज फीफ, ईथ और फीफ बहुत बार आता है। तो फीफ का मतलब जो ऐसा टुकड़ा जमीन का जो क्या है कि सामंत किसको दे रहा है, लॉर्ड जो है वो किसको दे रहा है, वो नाइट को दे रहा है। और नाइट का काम क्या है, उसकी रक्षा करना और वहां से जो भी टैक्स आता है उसको जमा करना। फीफ होता था, ये क्या होता था, फीफ। फीफ को उत्तराधिकारी के रूप में पाया जा सकता था, मतलब उत्तराधिकारी का मतलब है जैसे मेरे पिताजी एक घुड़सवार थे, वो जमीन का टुकड़ा उनको मिला था तो वो जमीन का टुकड़ा मुझे भी मिल सकता है, ये क्या होता है, ये फीफ होता है। अब आगे कह रहा है, आगे कह रहा है नाइट और उनके परिवार के लिए कुछ नियम निर्धारण कर रखे थे, जैसे पक्की पंचक्की मदिरा संपीड़न के अतिरिक्त उनके परिवार भी चर्च और उनके घरों पर निर्भर रहने की व्यवस्था शामिल थी। इनके लिए डायरेक्टली कहा गया था कि आपको केवल क्या करना है, आपको केवल घुड़सवारी करनी है, सैनिक देखभाल करना है, सुरक्षा करनी है, आपको कृषक का काम नहीं करना, आपको जमीन का टुकड़ा दिया जाएगा, आपको उसकी सुरक्षा करनी है और साथ साथ युद्ध में साथ देना है, आपका बेसिकली इतना काम है, टैक्स जमा करो, युद्ध में साथ दो, और साथ ही साथ में अपना जो सैनिक प्रदर्शन है उसको हमेशा अच्छा बनाए रखो। ये नहीं कि घुड़सवार बन गए तो पेट निकल गया, पता लगा पुलिस से तेज तो चोरी भाग रही है, पुलिस ही क्या सुरक्षा करेगी जो खुद ही सुरक्षित नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया है जो फीफ जमीन का टुकड़ा मिलता था, क्योंकि इनका काम क्या था, सुरक्षा करना, युद्ध करना, इसीलिए इनकी जो जमीन थी फीफ, उनको भी कृषक जोतते थे, ये नहीं जोतते थे। ठीक है, और बदले में नाइट वर्क क्या करते थे, उन्हें थोड़ा बहुत पैसा दे देते थे या उनका टैक्स माफ कर देते थे कि भैया आपने हमारी जमीन जोत दी, अब आपको क्या नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। इन घुड़सवारों को अपनी सैनिक योग्यताएं बनाए रखने के लिए रोजाना प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, रोज प्रैक्टिस करते थे, घेराबंदी, युद्ध में कैसे अभ्यास करते ना, जैसे ड्रिलिंग करते हैं, तो ड्रिलिंग करते रहते थे, अपना अभ्यास करते रहते, और चाहे तो वो अपनी मर्जी से किसी और को भी सैनिक सेवा दे सकते थे। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? तो ये नाइट वर्क के बारे में था, इट्स ऑल अबाउट, समझ में आ गया। पादरी वर्ग के बारे में भी बता देता हूँ, ये वाला वर्ग भी। पादरी वर्ग कौन सा वर्ग था, तो ये धार्मिक वर्ग था। कैसा वर्ग था, और बेसिकली ईसाई समाज था ये। कैसा समाज था, ईसाई धर्म को फॉलो करते थे ये लोग। तो कैथोलिक चर्च के अपने नियम थे। कैथोलिक चर्च का मतलब क्या है, ईसाई धर्म के जो पुराने चर्च बने वो कैथोलिक चर्च कहलाते हैं, और राजा द्वारा इनको जमीन दी जाती थी। यानी देखो जैसे राजा किस किस को जमीन देता था, राजा एक तो किसको देता था, अधिकारियों को जमीन देता था। दूसरा राजा क्या करता था, ध्यान से सुनना है, राजा धर्म के नाम पे भी जमीन को दान दे देता था, धार्मिक संस्थाओं को, यानी पादरियों को, चर्च को, और कहता था कि आपको काम कुछ नहीं करना, आपके नाम का ही जमीन है, यहाँ से जितना भी टैक्स होगा सारा आपका होगा, आपको केवल धर्म प्रचार करना है, आपका काम क्या है, केवल धर्म प्रचार, आपको और कुछ नहीं काम करना। चर्च एक शक्तिशाली संस्था थी क्योंकि ये राजा पे निर्भर नहीं थी, इनको इनके पास जमीन थी और राजा इनसे टैक्स भी नहीं लेते थे, ये बल्कि राजाओं को धमका भी देते थे कि आप धर्म के हिसाब से शासन नहीं कर रहे, आप धर्म के हिसाब से नहीं कर रहे। ठीक है, और साथ ही साथ क्योंकि ये ईसाई धर्म के थे, और बिशप भी धार्मिक अधिकारी होते हैं, पादरी भी धार्मिक अधिकारी होते हैं, और साथ ही साथ में ये भी धार्मिक अधिकारी होते थे, और ये कई बार रोम हो गए या फिर अलग अलग जगहों पर रहा करते थे। चर्च का एक खास काम था, यानी पादरियों का एक खास काम होता था। काम क्या होता था पादरियों का, कि ये हर संडे, हर रविवार, प्रत्येक रविवार क्या करते थे, धर्म उपदेश सुनने के लिए
या सामूहिक प्रार्थना करने के लिए चर्च में इकट्ठा होते थे। दूसरी बात, अब पादरी बनने की बात है, तो पादरी कौन बन सकता था? पहली बात तो पादरी पुरुष बनेगा, महिला नहीं बनेगी, मेल बनेगा। दूसरी बात, पहली बात तो मेल ही बनेंगे, पुरुष ही बनेंगे, फीमेल नहीं बन सकती। दूसरी बात, जो लोग गुलाम हैं, दास हैं, जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, वो भी नहीं बन सकते। जो शारीरिक रूप से बाधित हैं, जैसे किसी का हाथ पैर खराब है, आंख खराब है, कुछ ऐसी दिक्कत है, तो वो भी नहीं बन सकते। स्त्रियां भी नहीं बन सकती। दूसरी बात, जो पुरुष बनेगा पादरी, जिन्हें, वो शादी भी नहीं कर सकता, शादी भी नहीं कर सकता। इसके अलावा धर्म उपदेश देगा, वो धर्म का उपदेश देगा। और साथ ही साथ बिशपों के पास भी लॉर्ड की तरह बड़ी बड़ी जागीर होती थी, बड़े बड़े महलों में रहते थे, इतने तगड़े तगड़े होते थे महल इनके। क्यों? क्योंकि धर्म के नाम पे लोग टैक्स देते थे एक तो, दूसरा टैक्स फ्री था। इनकी जो जमीन थी वो राजाओं ने दे रखी थी इनको, राजा को कोई टैक्स नहीं देना। और धर्म के नाम पे, पता है आपको, आज भी और पहले जमाने में भी धर्म के नाम पे बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था। इनको टैक्स लेने का अधिकार था, क्योंकि ये धर्म प्रचार करते थे, है ना। तो ये खेती बाड़ी नहीं करते थे, इनके पास जमीन थी, लेकिन खेती बाड़ी ये किससे करवाएंगे? अब किसानों से। तो किसानों से टैक्स वसूलते थे ये टैक्स। और कितना वसूलते थे टैक्स? 10%, 10वां भाग। इसे टीथ कहते थे। क्या कहते थे? टीथ कहते। किसान बेचारा, कृषक बेचारा, देखो राजा के नाम पे टैक्स दे रहा है, धर्म के नाम पे टैक्स दे रहा है, धर्म के नाम के साथ साथ तुम देख रहे हो दूसरों की जमीन पे काम कर रहा है, इसकी वजह से भी टैक्स दे रहा है। अभी किसानों के बारे में पढ़ोगे ना, तो हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 7 दिन में से 3 दिन तो ये लॉर्ड की जमीन पे जाके काम करते हैं, वो भी फ्री में। ये होता है टैक्स। 4 दिन अपने लिए काम करते हैं केवल। इतना ज्यादा शोषण होता था इनका। आगे बात समझ में। इसके अलावा मरने के उपरांत इनको बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, आप देखते हो जैसे हिंदुओं में भी होता है, कोई मर जाता है तो पंडितों को दान दक्षिणा कितना दिया जाता है। ऐसे कोई मर जाता था या कोई भी पूजा पाठ करवाते थे ये, तो अपनी तरफ से ये दान दक्षिणा क्या करते थे, इनको दिया जाता था। इसके अलावा कुछ खास किस्म के रीति रिवाज थे, कल्चर थे, ट्रेडिशन थे, उनको इनको फॉलो करना पड़ता था। जैसे प्रार्थना के वक्त हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, ठीक है। और साथ ही साथ में जितने राजा होते थे या फिर जो लॉर्ड होते थे, वो धर्म की वजह से इनके आगे सर झुकाते थे। इनसे कई बार शपथ लेने आते थे, ओथ लेने आते थे कि मैं, जैसे तुमने किसी ईसाई की शादी देखी, तुमने आज तक चर्च में किसी ईसाई की शादी देखी आपने? आप देखोगे हिंदुओं में क्या होता है, मंत्र पढ़े जाते हैं, लेकिन जो ईसाई धर्म के जो लोग होते हैं ना, उनके में पता है क्या होता है? उनके में वहां पर जाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे और उनको उनको शपथ दिलाई जाएगी, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, बस ऐसी चीजें रहती हैं उसके अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ इनको इनको क्या था कि भाई एक इसी प्रकार ईश्वर के लिए भी लॉर्ड का प्रचलन का उदाहरण मिलता है। और साथ ही साथ इन्हें कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करना पड़ता था, बस यही है। अब बाकी अब भिक्षु के बारे में कल, इसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं कल, ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा।